हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट हिंदी ज्ञान में। तो जैसे कि हम एक सीरीज लेके चल रहे थे, टॉप 10 पीवाईक्यूज। क्योंकि पीवाईक्यू से हमेशा ही क्वेश्चन बनता है, तो आप ये मत सोचिएगा कि इस बार पीवाईक्यू से क्वेश्चन आएंगे कि नहीं आएंगे। पैटर्न चेंज होने का मतलब ये नहीं है कि पीवाईक्यू से क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। तो पीवाईक्यू से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए सब करते हैं और हम भी करेंगे। और पहले जो पीवाईक्यूज बनते थे, आप ये सोचो कि नहीं इस वाले ईयर से नहीं बनेंगे, इससे नहीं बनेंगे, तो एनटीए कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जैसे कि आप मुझे जानते हैं, मैं काजल हूँ। मैं ऑलरेडी यूजीसी नेट जेआरएफ हूँ और मैं अपना अनुभव यहाँ पे शेयर करती हूँ। जो जो मैंने गलतियां करी आप ना करें। और यहाँ पे जितने भी पीवाईक्यूज है, जो भी एक्सप्लेनेशन है, वो आपको एग्जाम में 101% काम आने वाली है। तो चलिए अब हम अपनी पीपीटी की तरफ चलते हैं, अपनी क्लास की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमने क्या नया आज देखना है। ठीक है, तो जैसे कि आप थंबनेल में देख सकते हैं, पास होने के लिए जरूरी सवाल। और ये सिर्फ लिखा नहीं है, जब तक आप पीवाईक्यूज की डेप्थ स्टडी नहीं करेंगे, उसे ढंग से नहीं देखेंगे, उसे ढंग से नहीं समझेंगे, तो आप पास नहीं कर सकते। सबसे स्मार्ट तरीका यूजीसी नेट को क्लियर करने का यही है कि आप डेप्थ स्टडी करें। बुक्स के साथ आप कंफ्यूज हो सकते हैं, पर पीवाईक्यू से आपको समझ मिलते हैं। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप जब भी वीडियो देखें, चाहे वो आप पहले देखें, बाद में देखें, चाहे एग्जाम के बाद में देखें, चाहे 6 महीने बाद देखें, चाहे साल बाद देखें, कृपया करके अपने जो भी कमेंट हो, जो भी आंसर हो, वो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा और ये भी बताइएगा कि आपको ये आंसर क्यों लगा कि होना चाहिए था। चलिए अब पहले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, मगही। आप इसका आंसर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आई होप मैं ऑडिबल हूँ सबको। और ये क्लास रिकॉर्डेड है, जब आपका सहयोग होगा और ज्यादा स्टूडेंट होंगे तो ये लाइव भी ली जाएगी। आई होप आपने आंसर सोच लिया होगा और आंसर अपना कमेंट बॉक्स में लिख दिया होगा। चलिए अब हम आंसर की तरफ बढ़ते हैं। और अगर आपने अभी तक में आंसर नहीं लिखा है तो वीडियो पॉज करके फिर आंसर लिख दीजिए, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है, तो आप इसका आंसर बाद में भी दे सकते हैं। और पहले हम इसको ट्रिक देखते हैं कि किस तरीके किस ट्रिक से हम इसे इजीली सॉल्व कर सकते थे। देखिए, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी ये खड़ी बोली में आती है। सिर्फ एक मगही है जो भोजपुरी या फिर बिहारी हिंदी में आती है। तो आप वैसे भी इसका आंसर कर सकते थे। अब आगे देखते हैं हम। आंसर मगही। मगही पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, बल्कि यह एक बिहारी हिंदी की बोली है। पश्चिमी हिंदी की कौन कौन सी बोलियां है, ये भी पूछा जाता है हर साल या हर 6 महीने पे। आपको एक ना एक क्वेश्चन इससे जरूर देखने को मिलेगा कि पश्चिमी हिंदी की कौन सी बोली है, पूर्वी हिंदी की कौन सी बोली है। और अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा तो ऐसा है कौन सी नहीं है, तो आपको दोनों ही पता होना चाहिए। ठीक है, पश्चिमी हिंदी की खड़ी बोली, कौरवी भी जिसे कहते हैं, ब्रजभाषा, हरियाणवी या बांगुरी, बांगरू, सॉरी स्लिप ऑफ टंग, बुंदेली, कन्नौजी। बिहारी हिंदी की मगही, मैथिली, भोजपुरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस स्लाइड का तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर लिख लीजिएगा कहीं पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खड़ी बोली शब्द का प्रयोग साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में होता है, दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में होता है। खड़ी बोली का उद्भव सौरसैनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। खड़ी बोली में लोक साहित्य है? बिल्कुल नहीं है। आपको बताना है इसमें से कौन कौन से सही है। ए अगर सही होगा तो ए और डी सही होना चाहिए, बी सही होगा तो सी और डी सही होना चाहिए, और सी सही होगा तो ए बी सी सही होना चाहिए। तो अब आप इसमें एलिमिनेशन से आंसर ढूंढ सकते हैं। पहले ही बता दूं मैं आपको, आपको एलिमिनेशन से बहुत आराम से आंसर मिल जाएगा अगर आपको नहीं भी पता तो। चलिए आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
आई होप आपने आंसर लिख दिया होगा। अभी तक में आपने देख लिया होगा कि कौन सा आंसर सही है, कौन सा नहीं है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले सॉल्व करेंगे फिर आंसर देखेंगे। खड़ी बोली का प्रयोग साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में होता है। तो ये तो सही है, ए सही है। दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में होता है, ये भी सही है। खड़ी बोली ज्यादातर दिल्ली और मेरठ के आसपास ही बोली जाती है। खड़ी बोली का उद्भव सोर्स यानी अपभ्रंश के रूप में हुआ है, ये भी सही है। हम पीछे अभी पढ़ के आए ना, देखिए ये रहा पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली, ठीक है। पर खड़ी बोली में लोक साहित्य बिल्कुल नहीं है। साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में होता है, तो साहित्यिक हिंदी है तो फिर ये कैसे हो सकता है आंसर? आंसर में डी नहीं होना चाहिए। तो देखिए ए में भी, ए ऑप्शन में भी डी है, तो इसको भी काटा मारिए, ये नहीं होगा आंसर। बी में भी डी है और डी में भी डी है, तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा सही? सी। अब इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे कि हमने कहा था कि सी आंसर सही है, ए बी सी। खड़ी बोली शब्द का प्रयोग दो अर्थों में होता है। पहला साहित्यिक हिंदी के रूप में, दूसरा दिल्ली मेरठ के आसपास बोले जाने वाली लोक भाषा के रूप में। खड़ी बोली की उत्पत्ति सौ सैन्य अपभ्रंश के उत्तरी रूप से मानी जाती है। यह कहना कि खड़ी बोली में लोक साहित्य बिल्कुल नहीं है, असत्य है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बिना देरी के। अभ्यांतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के भेद हैं, बताइए कितने वर्णों के भेद है? 3, 4, 2, 5। और इस क्वेश्चन में कोई एलिमिनेशन या फिर कोई ट्रिक नहीं यूज हो सकती। ये आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। इसमें कोई ट्रिक यूज नहीं हो सकती है। आई होप आप सबने कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिख दिया होगा। अब हम आंसर की तरफ बढ़ते हैं बिना देरी के। का आंसर हो जाएगा 4। प्रयत्न के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। वर्णों को बोलने में प्रयत्न के आधार पर दो प्रकार का माना गया है। अभ्यांतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार अभ्यांतर प्रयत्न के 4 भेद बताए गए हैं। स्पष्ट, पूर्ण रुकावट, ईषट, स्पष्टा, हल्की रुकावट, विवृत, पूरा खुला हुआ, ईषत विवृत, आधा खुला हुआ। ये सारे जो भी है ना, इससे क्वेश्चन बनता है, तो आप इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा। विवृत से, अर्ध विवृत से, इनसे क्वेश्चन बनता है। वैसे अर्ध होना चाहिए था, अर्ध मतलब आधा, अर्ध विवृत। क्वेश्चन इससे बनता है। और ये टाइपिंग मिस्टेक होगा, बट आगे बढ़ते हैं। अर्ध विवृत और अर्ध स्पष्ट, ये यहाँ पे दोनों इष्टता की जगह अर्ध होगा। प्राय प्रयत्न के आधार पे बताइए, तो अघोष और सघोष स्वर युक्त जिसमें स्वर आते हैं, और अघोष जिसमें स्वर नहीं आते हैं, स्वर रहित। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओ सॉरी, इसमें अभी थोड़ा और रह गया है। संस्कृत व्याकरण में यह वर्गीकरण और विस्तृत है। ये जो वर्गीकरण था जो हमने पहले देखा था, कामता प्रसाद गुरु ने करा था। अभ्यांतर प्रयत्न के आधार पे 4 भेद करे थे और बाह्य प्रयत्न के आधार पे 2 भेद करे थे। संस्कृत में इसके 11 भेद माने जाते हैं। अभ्यंतर प्रयत्न के 5 भेद, स्पष्टतः, ईषट स्पष्टः, विवृत, ईषट विवृत और संवृत, बिल्कुल से बंद। इसके बाद आपको उसके भी मिलेंगे बाह्य प्रयत्न के आधार पे 11 भेद, जो कि हमने उसमें देखे हैं संस्कृत व्याकरण के आधार पर जो एग्जाम में आता है वो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार आता है। तो आपको ये स्लाइड इम्पोर्टेंट में मार्क करनी है। बाकी अगर अब वो दूसरी साइड से आप नहीं भी नोट करते तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर ये वाली इम्पोर्टेंट है। ये आपको याद होने चाहिए, ये चारों पांचों आपको याद होने चाहिए। अब हम बाह्य प्रयत्न के 11 भेद देख लेते हैं जो संस्कृत में। विचार, संवाद,
श्वास, नाद, अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात, स्वरित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो प्राकृत में लिखी गई है, पैशाची अपभ्रंश में लिखी गई है, पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई है, तत्कालीन लोक भाषा में लिखी गई है। सिद्ध साहित्य में कौन सी जो है आती है? 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं, उनकी जो जो सिद्ध साहित्य है, उनकी जो साहित्यिक रचनाएं है वो किस में लिखी गई है? पूर्ववर्ती अपभ्रंश में, पैशाची में, प्राकृत में या तत्कालीन लोक भाषा में लिखी गई है? बताइए इसका आंसर, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आई होप आपने अभी तक में आंसर लिख दिया होगा। तो अब हम आंसर की तरफ चलते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी के लिए भी, अभी के हिसाब से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए। और वैसे आप यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते थे। एलिमिनेशन में आपको बताती हूँ कैसे, क्योंकि जो पूर्ववर्ती अपभ्रंश है, अपभ्रंश बहुत बाद में, ये सिद्ध और नाथ पहले के थे, तो ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो जो भी ये पैशाची अपभ्रंश और ये है, इनको आप पहले काटे लगा सकते हो, तो बचा ए और डी। इसमें से आंसर होगा हमारा डी। सिद्ध साहित्य में तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई है। सिद्ध साहित्य में उन 84 सिद्धों की रचनाएं शामिल है जो उस समय की लोक भाषा प्रारंभिक हिंदी में लिखी गई थी। प्रारंभिक हिंदी आपको पता ही होगा, पाली, प्राकृत और फिर अपभ्रंश आता है, मतलब पाली में। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा में तंत्र मंत्र और वामाचार जैसे साधनाओं के मध्य से सिद्धि प्राप्ति करने का मार्ग विकसित हुआ। इस प्रक्रिया में 84 सिद्ध प्रसिद्ध हुए। इन सिद्धि द्वारा लिखी गई रचनाओं की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है। संध्या भाषा भी पूछ लिया जाता है कि किसने इस्तेमाल की थी, तो आपको पता होना चाहिए संध्या भाषा जो है सिद्धों ने इस्तेमाल की थी। और इसका मैं आगे भी आपको थोड़ा और डिस्क्राइब करूंगी, तो आप बने रहिएगा। एक मिनट, ठीक है, सो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। आई थिंक वो मेरे से स्लाइड मिस हो गई है, नहीं आगे है, सॉरी, दूसरे क्वेश्चन में है, हम आगे देख लेंगे। घोर अंधियारी चंदमणि जिमी उजोय करिए, परम महासुख एकु कने तुरिये अशेष हरे। उपयुक्त दोहे में महासुख का संबंध किस किससे है? आपको ये पूरा पंक्ति पता होने की जरूरत नहीं है। आपको अगर पता हो कि महासुख किससे रिलेटेड है, तो भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। चॉइस एलिमिनेशन की बात है, आप आंसर दे सकते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि किससे है रिलेटेड, तभी दे पाएंगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे। सॉरी। सॉरी, वो ऊपर चला गया था। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। महासुख, महासुख का तत्सम रूप है। महासुख वज्रयानियों का पारिभाषिक शब्द है। प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव है। महासुख निर्वाण प्राप्ति में बाधक है। ये भी आप एलिमिनेशन मेथड से और ट्रिक से थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज से कर सकते हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन काफी ज्यादा बनते हैं महासुख से। और ये भी ये टॉपिक थे बौद्ध के, सिद्ध के और नाथ के, इनसे काफी क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि ये स्टार्टिंग में ही आते हैं। चलिए आप आंसर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
आई थिंक आपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दिया होगा, हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि हम इसका आंसर जो है वो एलिमिनेशन से कर सकते हैं। तो आपने जो बौद्धों में पढ़ा होगा, बौद्धों में और वज्रयानियों में और उसमें हीनयान, महायान में, तो महासुख निर्वाण प्राप्ति में बाधक नहीं था। निर्वाण प्राप्ति में वो एक तरीके से सहयोगी था। तो महासुख, महासुख का तत्सम रूप है, आपको लग ही रहा होगा दोनों एक तरीके से लग रहा है, तो ये सही है। महासुख वज्रयानियों की पारिभाषिक शब्द है। ये वज्रयानियों का पारिभाषिक शब्द है, ये भी याद रखना है क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव है। महासुख निर्वाण प्राप्ति में बाधक नहीं है, उसमें सहयोगी है। तो जिस भी ऑप्शन में डी है वो सारे एलिमिनेट कर दो। ए एलिमिनेट हो गया, सॉरी, ए एलिमिनेट हो गया, बी भी एलिमिनेट हो गया क्योंकि इसमें डी है, इसे काट दो। और डी भी एलिमिनेट होगा क्योंकि इसमें डी है। तो बचा कौन सा, ए, बी और सी। चलो आगे देखते हैं आंसर इसका। ये देखिए सी आंसर है, ए, बी और सी। दोहे में वर्णित महासुख, महासुख का संबंध निम्न बिंदुओं से है। महासुख वास्तव में महासुख का तत्सम रूप है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। यह वज्रयान बौद्धो, वज्रयान बौद्धो, ये आपको याद रखना है कि वज्रयान बौद्धो का है ये, तो आपको भूलना नहीं है। वज्रयान बौद्धो का एक पारिभाषिक शब्द है। प्रज्ञा, ज्ञान और योग से ही महासुख की स्थिति प्राप्त की जा सकती है, जबकि यह कथन कि महासुख निर्वाण प्राप्ति में बाधक है, दोहे में कहे गए भाव से संबंधित नहीं है। चलिए अब इसकी थोड़ा सा हम डिस्क्रिप्शन देखेंगे। जैसे मैंने आगे पहले भी आपको बताया था, उसका डिस्क्रिप्शन आगे रखा हुआ था। जैसा मैंने आपको बताया कि बौद्ध धर्म से निकला है, बौद्ध धर्म से दो शाखाएं निकली, हीनयान, महायान। और महायान से वज्रयान निकला है, जिसमें हम महासुख की बात करते हैं। और हम, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको पता होने चाहिए सारे ही, ठीक है। इसलिए मैंने इसका एक अच्छा खासा वो रखा हुआ है। जैसे परंपरा में हीनयान, महायान और वज्रयान, जैसे महायान से ही निकला है वज्रयान, ये ऊपर भी मैंने बताया वज्रयान महायान से निकले। मुख्य विशेषता है लक्ष्य, क्षेत्र, प्रभाव। हीनयान धैर्यवाद, प्रारंभिक परंपरा, व्यक्तिगत साधना, मूल बुद्ध वचन पर आधारित। व्यक्तिगत साधना आपको इसका कीवर्ड की तरह याद रखना है। निर्वाण व्यक्तिगत मुक्ति, क्योंकि जब वो व्यक्तिगत ही है तो वहां पे सब कुछ पर्सनल उस पे ही होगा ना, लेवल पे। और क्षेत्र श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार। महायान मतलब कहाँ का इनका फैलाव हुआ था, ये उसकी बात कर रहे हैं। महायान बोधिसत्व, आदर्श, सबकी मुक्ति, करुणा पर बल, सर्वजन हिताय, सबके लिए बुद्ध, बोधि। और ये कहाँ कहाँ फैला, चीन, जापान, कोरिया, नेपाल। वज्रयान महायान से निकला हुआ, तंत्र मंत्र, योग, गूढ़ साधनाएं, महासुख की अवधारणा। महासुख की अवधारणा वज्रयान से निकली है, और ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। महासुख से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। शून्यता प्लस करुणा से परम सुख, महासुख, तिब्बत, नेपाल और भूटान। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है, ये विचार किसका है? ये एक तरीके से आपसे उसमें भी पूछा जा सकता है कि ये जो कोटेशन है या फिर ये जो कथन है ये किसने कहा है। तो आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये कोटेशन या फिर ये जो कथन है वो किसका है, क्योंकि इसमें जितने भी राइटर्स है वो देखिए सारे के सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांस्कृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गोविंद त्रिगुनियात। ठीक है, आप थोड़ा टाइम लीजिए, पहले कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दीजिए, फिर हम आंसर की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। और अगर आपको क्वेश्चन ना आता हो, वैसे तो आना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अगर ना आता हो तो मैं उसके भी लिए भी एक ट्रिक बता सकती हूँ जो आप यूज कर सकते हैं, जिससे 90% आपका आंसर ठीक हो सकता है। क्योंकि इस
पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो अगर आपका ठीक होगा तो आपको बेनिफिट ही होने वाला है, और एक-एक नंबर से जेआरएफ रुक जाता है, मेरा खुद का रुका था। तो इसलिए मुझे पता है एक क्वेश्चन की और 1 नंबर की भी क्या वैल्यू है। ठीक है? आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। अब मैं आपको इसकी ट्रिक बता देती हूँ। ट्रिक क्या है कि जितने भी मेन कथन है ना, वो रामचंद्र शुक्ल से ही लिए जाते हैं, और इसका आंसर भी रामचंद्र शुक्ल ही है। जो भी इम्पोर्टेंट कथन है 90% जो है, 80 से 90% वो रामचंद्र शुक्ल से ही लिए जाते हैं, और निर्गुण पंथ के आधार पर, निर्गुण पंथ जैसे जो वर्गीकरण था, उसमें सगुण और निर्गुण भी शुक्ल जी ने ही उसे बांटा था। तो जो निर्गुण ये है, इसमें आ रहा है, वो एक तरीके से कीवर्ड है जो कि शुक्ल जी ने दिया था। इससे भी आप इसे पहचान सकते थे। चलिए अब आंसर देख लेते हैं। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूर्यों का प्रेम तत्व है। यह विचार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अपने इतिहास ग्रंथ, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको याद होना चाहिए, हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य शुक्ल लिखा है, ज्ञान मार्ग की बातें कबीर ने हिंदू साधु सन्यासियों से ग्रहण की, जिसमें सूफियों के सत्संग में उन्होंने प्रेम तत्व का मिश्रण किया और अपना एक अलग पंथ चलाया। और आपको पता होना चाहिए कि जो शुक्ल के अनुसार है, वो कबीर ने कहाँ से ज्ञान तत्व लिया था और कहाँ से सूफी और प्रेम तत्व लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई। यह विचार किसका है? जॉर्ज ग्रियर्सन का, मिश्र बंधुओं का, रामचंद्र शुक्ल का, राम कुमार वर्मा का। आप आंसर दीजिए, फिर हम इसके आंसर की तरफ बढ़ेंगे। ये काफी इजी था, तो मुझे लगता है अभी तक ना आपने आंसर लिख दिया होगा, और अगर नहीं लिखा तो आप पॉज करके थोड़ा अपना टाइम ले लीजिए, और उसके बाद जब आप आंसर लिख दे उसके बाद आगे बढ़िएगा। इसका भी आंसर रामचंद्र शुक्ल ही है। चलिए अब इसको आगे देखते हैं। इसका आंसर रामचंद्र शुक्ल ही है, और इसमें जो ये कोटेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको याद रखनी है। ये अलग से कोटेशन पूछी जा सकती है कि ये कथन किसका है, किसका नहीं है, और ये किस किताब में से लिया गया है। तो ऊपर हमने किताब का नाम देखा, हिंदी साहित्य का था, जो कि शुक्ल जी की है, और यही आंसर है रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, कथन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछे जाते हैं। अगर डायरेक्टली कथन नहीं पूछेंगे तो स्टेटमेंट में दे देंगे, स्टेटमेंट 1 2 3। तो जैसे इन्होंने अभी यहाँ पे लिखा हुआ है, केवल प्रेम लक्षणा का आधार, ये लाइन लिख के आपको आगे दे दिया जाएगा मिश्र बंधु। तो आपको लगेगा कि अश्लीलता विलासिता ऐसा कुछ वर्डिंग्स तो मिश्र बंधु भी यूज करते थे, थोड़ा बहुत उनसे रिलेटेड हो सकता है, बट नहीं, इस तरीके से कथन दिया जा सकता है, और वहां पे सही जब चुनना होगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और गलत को टिक लगाए आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राणचंद्र चौहान का संबंध भक्ति की किस शाखा से है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको ये सारी चीजें याद रहनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन सिर्फ डायरेक्ट नहीं बनता, अब इनडायरेक्ट बनता है। लाइक आपको ABCDEF स्टेटमेंट दे दी जाएगी, और उसमें लिख दिया जाएगा प्राणचंद्र चौहान का संबंध कृष्ण भक्ति शाखा से, सोच की शाखा से, ज्ञान मार्ग की शाखा से। अगर आपको सही आंसर नहीं पता होगा तो आप वहां पे कंफ्यूज होके गलत पे टिक लगा देंगे। चलिए आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसके बाद हम आंसर पे बढ़ेंगे, और ये भी बताएंगे कि राम भक्ति शाखा का किससे है, सोच शाखा का किससे है, ज्ञान मार्ग की शाखा का किससे है, और राम भक्ति शाखा का किससे संबंध है। आई होप आपने अभी तक में आंसर लिख दिया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। राम भक्ति शाखा से प्राणचंद्र चौहान का जो है संबंध है, ये आपको पता भी होना चाहिए, क्योंकि राम भक्ति शाखा से बहुत कम है जिनका संबंध है, तो उनके आपको नाम पता होने चाहिए कि कौन कौन है, कौन कौन नहीं है। एक बार को आप कृष्ण भक्ति शाखा में कंफ्यूज हो सकते हैं, बट उस इसमें नहीं हो सकते। ज्ञान मार्गी शाखा, जैसे कि आप जानते हैं ज्ञान मार्गी कबीरदास थे,
प्रेम मार्गी मलिक मोहम्मद जायसी, राम भक्ति शाखा तुलसीदास। तुलसीदास का सबसे ज्यादा नाम फेमस है। और यही नहीं, ये हमारे सिलेबस में भी लगा हुआ है, से रिलेटेड इनके ऊपर एक उपन्यास लिखा हुआ है। कृष्ण भक्ति शाखा सूरदास जी की, स्वसुखी शाखा जीवाराम जी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। भंवर गीत किसकी रचना है? सूरदास की, नंददास की, चतुर्भुज दास की और कृष्णदास की। आप इसका आंसर दीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा, भंवर गीत किसकी रचना है। अगर ये आपको पता है तो आप आंसर दे सकते हैं, नहीं पता तो नहीं दे सकते। पर मैं आपको बता दूं, नंददास जी की रचना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अपने में, अपने आप में ही आपको ये पता होनी चाहिए। हम और राइटर्स की भी रचनाएं देखते हैं, उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। आंसर देखते हैं। नंददास जी की रचना भंवर गीत के अलावा भी इनकी कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं थी, प्रमुख रचनाएं थी। अनेकार्थ मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी, रास पंचाध्याय, रुक्मणी मंगल। ये जो भी येलो कलर से मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, रिमार्क किया हुआ है, वो सारी इंपॉर्टेंट है। सूरदास के ग्रंथ सूरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी। चतुर्भुज दास के ग्रंथ चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, कीर्तनाव। कृष्णदास के ग्रंथ जुगलमान चरित्र, प्रेम तत्व, निरूपण। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग। इन पंक्तियों में तुलसीदास का अभिप्राय है। नाथ पंथ का हठयोग मार्ग, हृदय शून्य मार्ग, हृदय पक्ष शून्य है। जनता हठयोग को पसंद करती थी। योगियों की रहस्य भरी वाणियों से जनता की भक्ति भावना दब गई थी। जनता भक्ति मार्ग से विमुख हो गई थी। यहाँ पे कोट दिए हुए हैं। सॉरी, इसका जो है मैंने पहले से आंसर लिखा हुआ है, तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ। जैसा आपने ये पहले भी सुना होगा, जो गोरखनाथ जी थे उनका ही वो था नाथ पंथ, ये प्रमुख थे उसमें। तो ये इन्हीं के ऊपर तुलसीदास जी ने लिखा है कि गोरख जगायो जोग, भक्ति भगाए लोग, क्योंकि ये ज्ञान मार्गी थे, प्रेम मार्गी थे। ये जो सगुन भक्ति थी, जिसमें मूर्ति पूजा वगैरह होती थी, उसमें इतना विश्वास नहीं रखते थे। तो यहाँ पे जो लिखा है कि वो हृदय शून्य थे, ये बात सही है। तो ये हमारे पॉइंट में होना चाहिए। हम एलिमिनेशन कैसे कर सकते थे? जनता हटियों को पसंद करती थी, नहीं, तब की जनता मूर्ति पूजा को पसंद करती थी। तो बी हमारे आंसर में नहीं होना चाहिए। देखिए, बी इसमें है, तो हमारा ये कैंसिल हो गया। बी इसमें भी है, ये भी कैंसिल हो गया। और बचा ए, सी और डी। योगियों की रहस्य भरी वाणियों से जनता की भक्ति भावना दब गई थी, ये तो सही है। जनता भक्ति मार्ग से विमुख हो गई, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो जो डी है उसे गलत कर दो, आंसर हो जाएगा ए, डी, मतलब ए और सी। आंसर देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग, ये गोस्वामी जी का अभिप्राय नाथ पंथ का हठयोग हृदय शून्य, हठयोग हृदय पक्ष शून्य है, एवं योगियों की रहस्य भरी वाणियों से जनता की भक्ति भावना दब गई थी। यह हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और कोई वीडियो मिस ना हो उसके लिए सब्सक्राइब करें। कमेंट में अपने सवाल और सुझाव लिखिए। इस वीडियो को शेयर करें। यूजीसी नेट तैयारी कर रहे साथियों के साथ में। ये हमारी कॉन्टेक्ट डिटेल है, यूजीसी नेट हिंदी ज्ञान @gmail.com। और हमारा खुद का एक टेलीग्राम चैनल भी है, जिसको मैं आपको कमेंट में पिन कर दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। यहाँ पे स्लाइड में आया नहीं है। नमस्कार।